पाकिस्तान अंडर अटैक या फिर पाकिस्तान खाना जंगी का शिकार। अली अमीन गंडापुर साहब, ये इस वक्त पाकिस्तान में जितना भी लहू बह रहा है, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त पाकिस्तान में बवाल बर्पा कर रही हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी हुकूमत है, इसके जिम्मेदार इमरान खान न्याजी हैं। आज भी जो धंधा चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, ये इंसानी जानों से बढ़कर नहीं है। बंद कर दो ये सब, रहम करो लोगों पर। वो थक चुके हैं दहशतगर्दी का सामना करते करते। क्या इन वाकयात की सिर्फ जिम्मेदारी रॉ पर आयद कर देने से हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरीजिम्मा हो सकती है? कहां थे हमारी नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी ISI? कहां थी हमारी 5 लाख फौज? हमारी दाखिली सूरत हाल इस वक्त इंतहा से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। पाकिस्तान में हाई अलर्ट है, वफाक में हाई अलर्ट है, चारों सूबों की दारुल हुकूमतों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। पाकिस्तान अंडर अटैक या फिर पाकिस्तान खाना जंगी का शिकार। एक दिन में 2 दर्जन से जायद दहशतगर्दी के वाकयात ने पाकिस्तान की बुनियादें हिला के रख दी हैं और दूसरी तरफ BLA की तरफ से नोशकी इंसिडेंट के हवाले से जारी की जाने वाली वीडियोस ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। क्या इस वक्त सिर्फ BLA, मजीद ब्रिगेड, TTP, क्या यही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या दाइश ने भी खैबर पख्तूनख्वा में डेरे डाल लिए हैं, या वो बलूचिस्तान की तरफ पहुंच चुके हैं, या उन्होंने वहां भी अपने बेस कैंप्स बना लिए हैं? इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि आर्म फोर्सेस इस वक्त जो निशाना है दहशतगर्दों का, वो या तो आर्म फोर्सेस हैं या पाकिस्तान के जो नामवर उलमा हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस निशानेबाजी या इस टारगेट किलिंग के पीछे कौन सी वजूहात हो सकती हैं? और इसके अलावा हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के कितने वाकयात रूनुमा हुए और खास तौर पर कौन से अजला टारगेट किए गए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। जी नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान हाई अलर्ट पर चला गया है। चारों सूबाई हुकूमतों ने हाई अलर्ट अनाउंस कर दिया है। छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, पाक फिजाइया को अलर्ट कर दिया गया है और इंतजार किस चीज का किया जा रहा है, आज के व्लॉग में इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा में जो मनाजिर और उसके बाद जो नारेबाजी की गई, उस नारेबाजी के तनाजुर में जो बातें की गई, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं, या उन नारों के पीछे कौन से हकायक दरे पर्दा हैं। लेकिन अहम तरीन मामला वो है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी का तमाम बोझ, तमाम इल्जाम आयद कर दिया है रियासत पाकिस्तान पर और हुकूमत पाकिस्तान पर। गोया इमरान खान ने तो कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का ये दावा है कि इमरान खान के दौर में तो सब कुछ ठीक था, पुरअमन था सब कुछ, और इमरान खान की हुकूमत को हटाए जाने के बाद सब कुछ हुआ है। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौन सी बातें की गई, और फिर हम बताएंगे कि इमरान खान के दौर में क्या क्या होता रहा। ये तमाम तफसीलात आज के व्लॉग में शामिल। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें और आपके इलाके की जो भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसकी वीडियो या फिर उसकी तफसीलात भी हमें अरसाल कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से, क्योंकि बाकी बातें तो बहुत ज्यादा हसास हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने इल्जाम आयद किया है कि इमरान खान के दौर में हर चीज ठीक थी, हर चीज पे हर तरफ अमन ही अमन था और रावी जो है वो चैन की बांसुरी बजा रहा था, और जो कुछ हुआ इमरान खान की हुकूमत के हटाए जाने के बाद रूनुमा हुआ, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने इमरान खान के या PTI के खिलाफ जिस तरीके के ऑपरेशंस किए या जो कुछ किया, ये सब कुछ उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान दहशतगर्दी से जूझ रहा है। तो अली अमीन गंडापुर साहब, आप वजह फरमा रहे होंगे, ठीक है, आप वजीर आला हैं, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। क्या आपको पता भी है कि गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में
क्या हुआ? कौन से अजला दहशतगर्दों के टारगेट पर रहे? क्या आपको पता भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान कैसे आई? क्या आपको पता भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में दाइश किस तरह पंजे गाड़ चुकी है? क्या आपको पता भी है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा लहू में नहा रहा है? लेकिन आप इल्जाम तराशी की सियासत कर रहे हैं और उन लाशों पर आप सियासत कर रहे हैं। आप जो लोग रुकमे अजल बन चुके हैं या जो शहीद हो चुके हैं उनकी शहादतों का आप तमस्खर उड़ा रहे हैं। क्या अली अमीन गंडापुर साहब ये भूल चुके हैं कि इमरान खान को जब जो पाकिस्तान मिला था एक पुरअमन पाकिस्तान, वो पुरअमन पाकिस्तान 80,000 शोहदा की अजीम तरीन कुर्बानियों के बदले में, उनके सदके में हमें मिला था। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो पाकिस्तानी मईशत को उस वक्त इन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुकसान उठाना पड़ा था, रियासत को, पाकिस्तान को, इस मुल्क को, इस कौम को, उसके सदके में वो अमन मिला था। लेकिन इमरान खान ने क्या किया उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अपना कमर जावेद बाजवा ने? क्या किया उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद ने? वो कौन थे जो TTP वालों को लेकर आए थे? वो कौन थे जिन्होंने TTP वालों को जेलों से रिहा करवाया था? वो कौन थे जिनके लिए जेलों के दरवाजे तोड़े गए थे? वो कौन थे जो मुसल्लह जत्थे काबुल से खैबर पख्तूनख्वा में लाकर आबाद किए थे? मैं झूठ बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं, शायद मैं गलत बयानी कर रहा हूं, तो जरा ये छोटी सी कुछ पीसीज हैं इमरान खान की माजी की इन गलत पॉलिसियों के, जरा वो मुलाहिजा फरमा दें। In talks with some of the groups. What we hope is that this TTP, are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or yes, on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. कि जब वो आए हैं बाहर से, वो जो TTP उधर पुश होगी, जब पाकिस्तान आए तो उनकी रीसेटलमेंट के ऊपर इनको तवज्जो देनी चाहिए थी। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में खास तौर पे प्लान किया कि, लेकिन दूसरा इनकी रीसेटलमेंट पे हमने पैसा खर्च करना था। अब ये जितने भी 30 से 40 हजार या 45 हजार लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हजार फाइटर हैं, लेकिन क्या करते हैं, 30-40 हजार लोग तो कहीं नहीं, आप उनको तो अफगानिस्तान में तो नहीं वो रखना चाहते थे, तो उन्होंने आना तो वापस ही था, लेकिन ये टाइम था इनको तवज्जो देने का। वहां अली अमीन गंडापुर साहब, ये इस वक्त पाकिस्तान में जितना भी लहू बह रहा है, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त पाकिस्तान में बवाल बर्पा कर रही हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी हुकूमत है। इसके जिम्मेदार आपके जो कैदी नंबर 804 अल्लामा अडयालवी इमरान खान न्याजी हैं। एक न्याजी ने पाकिस्तान को तहस नहस किया था और अब एक दूसरे न्याजी ने पाकिस्तान को तहस नहस किया। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो बहुत कुछ है जो बताया जा सकता है कि कितने दहशतगर्दों को जेलों से निकाला गया था और फिर उस वक्त के जो वजीर दिफा थे उन्होंने किस तरह के इल्जाम आयद किए थे। बाकी तो बातें आप इमरान खान के मुंह से सुन चुके हैं, तो कुछ और सुनने की तमन्ना है तो मैं सुना देता हूं। फिर क्या हुआ था? क्या 9 मई रियासत ने किया था?
क्या 26 नवंबर को आप जो मुसल्ला जत्थे लेकर खैबर पख्तूनख्वा से पिशावर से चले थे और वफाक पर धावा बोलने, कब्जा करने, उनके साथ जो टीटीपी के मुसल्ला दहशतगर्द थे जिन्होंने कौमी असेंबली पर कब्जा करना था, जिन्होंने वजीर आजम हाउस को निशाना बनाना था, जिन्होंने ईवान सदर को टारगेट करना था, ये तो शुक्र है कि फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया। आइन के आर्टिकल 245 के तहत वहां पर मुसल्ला अफवाज मौजूद थी। अगर वो ना होती तो क्या होता? तो कुछ अपने गिरेबान में झांके। बाकी जो बंदूकों की आपने बात की कि इतना बजट, तो 500 अरब रुपए आपके गले में पड़े हुए, आपकी पीटीआई के हुकूमत के गले में। आप पहले वजीर आला नहीं थे, उस वक्त भी थे, आज भी जो धंधा चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, ये इंसानी जानों से बढ़कर नहीं है। बंद कर दो ये सब, रहम करो लोगों पर। आगे मैं हकायक बताने जा रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ। आप बोल रहे हैं ना, तो चलो मैं आपको पहले बता देता हूं। आप वजीर आला हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। कहां है आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन? क्या हुआ है? गुज़िश्ता रोज पिशावर, करक, बनू, डीआई खान, टांक, जनूबी वजीरिस्तान, मामद और खैबर में 1 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए। दहशतगर्द दंदनाते रहे, लोगों को मारते रहे। 5 शहादतें हुई पुलिस एहलकारों की, 1 जख्मी हुआ। आप क्या कर रहे थे? आप ऊपर से कह रहे हैं कि जी पुलिस वालों ने बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने दहशतगर्दी के हमले नाकाम बना दिए। कुछ खुदा का खौफ करें। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको जो दीगर हसास तरीन इंफॉर्मेशन है वो दूं, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुज़िश्ता रोज जो मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब जो पिछले दिनों नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे और उन पर एक बम से हमला किया गया और वो जाँ बहक हो गए। और खैर मैं तो उनको शहीद कहूंगा, शहीद हो गए, लेकिन उनकी नमाज जनाजा के हवाले से, ये बहरहाल उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो भी इश्यूज हैं वो इश्यूज जीनियन है और हुकूमत को ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए, जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए कि मुफ्ती मुनीर शाकिर जो है वो नेग्लिजेंस की वजह से उन पर हमला हुआ है। तो बहरहाल जो नमाज जनाजा में जो कुछ हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था, बहुत तकलीफ दे था। जिस तरह के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिस तरह के नारेबाजी की गई वो मैं अपने जबान से कहने से कासिर हूं। जरा ये मुख्तसर सी वीडियो है कि उस नमाज जनाजा के मौके पर किस तरह के नारे लगाए गए। अब आप अंदाजा कर लें कि ये जो नारेबाजी है, मैं इसको अपोज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये लोगों के दिलों में वो इजहार बेजारी है। वो थक चुके हैं दहशतगर्दी का सामना करते करते। पता नहीं वो डॉलर्स कहां गए जो दहशतगर्दी की जंग के हवाले से पाकिस्तान को मिलने थे। पता नहीं क्या हुआ। पाकिस्तान तो आज भी डिफॉल्ट के दाने पर खड़ा है। पाकिस्तान ने तो आज भी कशकोल लिया हुआ है। आज भी पाकिस्तान IMF के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। आज भी पेट्रोल की कीमतों का तायुन हम नहीं कर सकते। आज भी बिजली की कीमतों का तायुन हम नहीं कर सकते। आज भी टैक्स IMF की मर्जी से लगता है। आज भी IMF के लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जाकर मिल लेते हैं। आज भी IMF के लोग सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारान के साथ जाकर मिलते हैं। तो इसके बाद बाकी क्या रह जाता है? मैं नहीं समझता कि वो डॉलर कहां गए, कहां खर्च हुए, लेकिन आज आम पाकिस्तानी जूझ रहा है। और ये जो आपने नारे सुने, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की एक नाकिस तरीन पॉलिसीज की वजह से जो लोगों के अंदर बेजारी पैदा हुई है, गुड तालिबान, बैड तालिबान, और ये हमारे तालिबान, वो आपके तालिबान, तो ये आज वो फसल है जो काटते हुए हमारे हाथों से लहू टपक रहा है। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हुए। और उसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बलूचिस्तान में जो कुछ होता रहा दिन भर, वो बहुत ही अफसोसनाक है। आपने देखा होगा कि नौशकी में आर्म फोर्सेस की एक बसों के एक काफिले को निशाना बनाया गया। मजमूई तौर पर ये 8 बसों का
काफिला था। पहले खुदकश यानी फिदाई हमला किया गया, जिसकी जिम्मेदारी बीएलए के मजीद ब्रिगेड, जो फिदाइयों का ब्रिगेड है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। और इसके अलावा जो जब हमला हुआ तो हमले के बाद जब जख्मी लोग गाड़ियों से निकलकर इधर उधर जाने लगे थे तो वहीं पर ऑलरेडी दहशतगर्दों का एक बड़ा जत्था मौजूद था, जिन्होंने अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए और फिर गोली चलती रही और फिर लाशें गिरती रहीं। गो के सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि 7 शहादतें हुई हैं, लेकिन बीएलए की तरफ से जो एक वीडियो जारी की गई है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी चल रही होगी, इस वीडियो को देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर इस बार बार मैं कह रहा हूं कि इस कोच की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें शहादतें 7 नहीं हुई हैं, हलाकतें बहुत ज्यादा हुई हैं। तो इन चीजों को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, एक बहुत बड़ा वाकया था और बहुत बड़ी टारगेटेड कार्रवाई थी। लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है ये समझ से बालातर है। क्या इन वाकयात की सिर्फ जिम्मेदारी रॉ पर आयद कर देने से हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरीजिम्मा हो सकती है? राना सनाउल्लाह कहता है कि अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि इसमें रॉ है। वो हनीफ अब्बासी जो जिसको जुमा 8 दिन नहीं हुए वजीर बने, वो भी कह रहा है कि रॉ तो है ही है। अरे आप, इसका मतलब यह है कि आप नाकाम हो चुके हैं। आप बाहैसियत आपके जो इदारे हैं वो नाकाम हो चुके हैं कि रॉ के लोग आते हैं दनदनाते हुए, यहां पर बेस कैंप स्कैम करते हैं, दहशतगर्दों को हायर करते हैं, दहशतगर्दों की ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करते हैं और फिर यहां पर खाना जंगी की सी सूरत हाल पैदा करते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान अंडर अटैक है, ये सब कुछ चल रहा है और आपकी हुकूमत चैन की बांसुरी बजा रही है, सुकून की नींद सो रही है, खराटे ले रही है। लोग मर रहे हैं, माओ की गोदें उजड़ रही हैं, सुहागनों के सुहाग उजड़ रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, गरीब वालिदैन की कमर तोड़ी जा रही है, धरती को लहू से खून से रंगा जा रहा है। लेकिन आप अभी तक पॉलिसी नहीं बना पाए कि हमने करना क्या है। और दूसरी तरफ दाइश अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी, खैबर पख्तूनख्वा से होती हुई बलूचिस्तान पहुंच चुकी। और ये दाइश ही है कि जो मसाजिद पर हमले करती है, ये दाइश ही है जो उलमाए कराम को निशाने पर लेती है, उनकी टारगेट किलिंग करती है। और दाइश के पीछे रॉ है और रॉ के साथ टीटीपी है, टीटीपी के पीछे रॉ है। तो पाकिस्तान की रियासत क्या कर रही थी? कहां थे हमारी नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी ISI? कहां थी हमारी 5 लाख फौज? वो जमीनें आबाद कर रही थी, वो ग्रीन पाकिस्तान बना रही थी, दरिया सिंध से नहरें बनाकर अपनी जमीनें आबाद कर रही थी। क्या कर रहे थे आप क्या फौजी सीमेंट खोल रहे थे? आप क्या फौजी फर्टिलाइजर खोल रहे थे? आप क्या फौजी डायपर बना रहे थे? आप क्या फौजी मिनरल वाटर बना रहे थे? आप क्या फौजी चिप्स बना रहे थे? आप क्या जो है वो अस्करी बैंक बना रहे थे? आप क्या अस्करी लीजिंग बना रहे थे? आप क्या कितनी चीजें गिनवाऊं मैं। तो जब ये सब कुछ होगा ना, तो उस मुल्क का हाल यही होगा। हमारी दाखिली सूरत हाल इस वक्त इंतहा से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, इस चीज को माने। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में हाई अलर्ट है, वफाक में हाई अलर्ट है, चारों सूबों की दारुल हुकूमतों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है, छुट्टियां मनसूख हो चुकी हैं, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों के बाद 2-3 दिन अभी लगेंगे। और उधर आप जब शुरू करेंगे, जब तक आप ऑपरेशन अल बदर शुरू करेंगे, तब तक जो उन्होंने ऑपरेशन अल खंदक शुरू किया हुआ है वो तबाही फैला चुके होंगे। अगर रोज इस तरह 2 दर्जन दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे तो फिर क्या बचेगा? अभी हमने तय करना है, अभी हमने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास, इन कैमरा इजलास बुलवाना है। फिर दोनों ईवानों के अराकीन पार्लिमान को हमने उस कौमी सलामती कमेटी की हैसियत देनी है। उसके बाद फिर लॉ एनफोर्समेंट या आर्म फोर्सेस के जवान, हमारी सीक्रेट एजेंसीज के हुकाम सारे आएंगे, फिर वो आपको ब्रीफिंग देंगे, फिर वो आपको अपना लाएअमल बताएंगे। उसके बाद आप जो है वो ये फैसला करेंगे कि हमने ऑपरेशन करना है या नहीं करना है। तो इस वक्त जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पाक फिजाइया को भी अलर्ट कर दिया गया है और ये जो इन कैमरा सेशन होगा ये इंतहाई अहमियत का हामिल है।
क्योंकि इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से नेशनल एक्शन प्लान 2 पर भी गौर किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब देखते हैं, जुमेरात दूर नहीं है, लेकिन इस वक्त जिस तर्ज से या जिस तरीके से हुकूमत चल रही है, इसके हवाले से मैं जाते जाते एक मुख्तसर सी एक बात कहना चाहूंगा कि एक सरदारी निजाम में एक गांव था और उस गांव में सरदार की बेटी बीमार हो गई। तो अब जाहिर है कि सरदार की हवेली में कोई मेल डॉक्टर कैसे आएगा, क्योंकि वहां कोई फीमेल डॉक्टर नहीं थी। तो बहरहाल बड़ी जो जिरगे हुए, जिरगों के बाद मेल डॉक्टर आया, फिर मेल डॉक्टर भी पर्दे के बीच में उनको देखने को, पेशेंट को देखने की इजाजत मिली। जब तक डॉक्टर उस पेशेंट के पास पहुंचा तो वो पेशेंट मर चुका था। और वो जब डॉक्टर उस हवेली से निकलता है और गांव के जब बाहर आकर देखता है छोटे गांव के बहुत बड़े कब्रिस्तान को, तो वो जुमला कहता है, ये ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन पे चला था, वो एक जुमला कहता है जो तारीखी जुमला है। वो कहता है कि आज मुझे समझ में आया कि छोटे गांव के कब्रिस्तान बड़े क्यों होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फिर हमारे